हेलो फ्रेंड, हैशटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में लाया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू, जो कि आने वाले जितने भी जेईई एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आपने अगर किसी भी जेईई एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो आप उसका सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस के अनुसार आप उसका रिवीजन कीजिए। और रिवीजन के साथ जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। रिवीजन भी कीजिए और साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपका क्या लेवल है और कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है। तो आप उस पोर्शन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक जो है अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए चाहे प्रैक्टिस सेट का वीडियो हो या ट्रिक का वीडियो हो या फिर वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो, इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको सिर्फ एक चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया। तो पहला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क इलेक्ट्रिक मोटर्स स्पीकर्स रिले यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ऑप्शन ए है जियोथर्मल एनर्जी हाइड्रोकेमिकल एजेंट्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन जो है ओवरलैप हो गया है। पहला ऑप्शन है जियोथर्मल एनर्जी और दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोकेमिकल एजेंट्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और चौथा है नन ऑफ दीज। तो मैग्नेटिक डिस्क हो गया या इलेक्ट्रिक मोटर हो गया या स्पीकर हो गया या रिले हो गया, इन सभी चीज़ों में इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्टेटर एंड रोटर फील्ड रोटेट साइमल्टेनियसली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर। तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी है डीसी मोटर, ऑप्शन डी है रिलक्टेंस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। इससे सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपको दे देगा ये एक सिंक्रोनस मोटर में लोड बढ़ा देंगे, लोड को आधा कर देंगे तो उसका स्पीड कितना होगा, और पहले लोड इसे फुल लोड पर आपको इसका स्पीड का वैल्यू दे देगा और पूछेगा लोड आधा कर दिए तो इसका स्पीड कितना होगा। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि सिंक्रोनस मोटर में जो हुआ है कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करता है, तो उसका लोड आधा कर दे चाहे दुगुना कर दे, उसका जो स्पीड होगा वो वही होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर है जिसमें कि रोटर फील्ड स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड दोनों जो है एक ही स्पीड पे रोटेट करता है, वो भी सिंक्रोनस स्पीड पे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सिंक्रोनस मोटर। और दोस्तों, एक बात और याद रखना है आपको, सिंक्रोनस मोटर को हम लोग तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। और जब इसको ओवर एक्साइटेड मोड में कर देते हैं और शाफ्ट पे कोई लोड नहीं करते हैं तो ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता है उस कंडीशन में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसको पावर कंडेंसर के रूप में भी यूज करते हैं। तो इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि पावर कंडेंसर के रूप में कब यूज किया जाता है। तो उस कंडीशन में इसको जो ओवर एक्साइटेड किया जाता है और शाफ्ट पे कोई लोड नहीं होता। तो आप सारी बातों को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलाते हैं, व्हाट डज द इलेक्ट्रिकल करंट लॉस डिपेंड ऑन। ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है थिकनेस, ऑप्शन सी है फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी ईडी करंट लॉस का फार्मूला जानते होंगे। इसका जो फार्मूला होता है के ई बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर और वी होता है। तो यहाँ पे जो इस फार्मूला में आप अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी होता है, थिकनेस भी होता है लेमिनेशन का, और फ्लक्स डेंसिटी भी होता है, और उसका वॉल्यूम भी होता है कोर का। तो ये सभी चीज़ें आ जाते हैं। तो
ईडी करंट लॉस जो होगा इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल ए 3-फेज सिंक्रोनस मशीन विल वर्क एज ए कैपेसिटर। दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन में मैं बता दिया हूँ कि अगर 3-फेज सिंक्रोनस मोटर को हम लोगों को कैपेसिटर की तरह यूज करना है तो ये कंडेंसर की तरह जो हम पावर फैक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं उसमें उस कंडीशन में इसको उस कंडीशन तो यही कंडीशन आपको बताना है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो कैपेसिटर की तरह इसको वर्क करने के लिए हम लोग ओवर एक्साइटेड करते हैं, तो ओवर एक्साइटेड करते हैं तो उस कंडीशन में ये कैपेसिटर की तरह वर्क करता है और पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करता है। तो ओवर एक्साइटेड सही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ट्रू पावर इज 120 वाट एंड द पावर फैक्टर इज 0.68 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अपेरेंट पावर इन VA। ऑप्शन है 81.6, ऑप्शन बी है 17.6, ऑप्शन सी है 176.47, ऑप्शन डी है 103.2। पावर ट्रायंगल से एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पावर ट्रायंगल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पावर ट्रायंगल क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज होता है। उसका जो आधार होता है वो होता है ट्रू पावर यानी एक्टिव पावर, और उसका जो लंब होता है वो होता है रिएक्टिव पावर, और उसका जो कर्ण होता है वो होता है अपेरेंट पावर। तो और तीनों का यूनिट भी आपको याद रखना है। एक्टिव पावर का होता है किलोवाट या वाट, और रिएक्टिव पावर का होता है VAR या kVAR, और अपेरेंट पावर का जो यूनिट होता है वो होता है VA या kVA या MVA, ये सभी होता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी अपेरेंट पावर का VA में ज्ञात करना है। तो उसमें आप पावर ट्रायंगल में जो एंगल होता है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को, वही एंगल होता है पावर फैक्टर एंगल। तो यानी cos फाई का जब उसमें आप फार्मूला लगाएंगे तो आधार बटे कर यानी एक्टिव पावर बटे अपेरेंट पावर फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.68 यानी पावर फैक्टर, उसको जब आप लिखिएगा तो cos पावर फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्टिव पावर बाय अपेरेंट पावर। तो इस फार्मूला की मदद से आप लोग अपेरेंट पावर निकाल सकते हैं। तो अपेरेंट पावर हो जाएगा एक्टिव पावर बटे पावर फैक्टर। तो आप डिवाइड करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 176.47, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द केबल एंड कैपेसिटेंस। ऑप्शन ए है इक्वल, ऑप्शन बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन सी है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन डी है नो रिलेशन। तो कैपेसिटेंस जो होता है केबल में, जैसे जैसे आप कैपेसिटेंस का लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ेगा। तो यानी कि कैपेसिटेंस जो होता है केबल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लेंथ का, केबल का लेंथ दिया हुआ रहेगा, फिर उसका लेंथ इतना गुना कर दिया जाता है तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो आपको याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर लेंथ 2 गुना होगा तो कैपेसिटेंस भी 2 गुना हो जाएगा, जितना गुना होगा उतना गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टर्न ऑन SCR डिवाइस एमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है गेट ट्रिगरिंग मेथड, ऑप्शन बी है वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, ऑप्शन सी है टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड, ऑप्शन डी है DV/DT ट्रिगरिंग मेथड। तो सबसे पहले SCR के बारे में जान लेते हैं। SCR जो होता है एक 4 लेयर का डिवाइस होता है और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 4 लेयर होता है, 3 टर्मिनल होते हैं और 3 जंक्शन भी होते हैं। ये जो होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में काम करता है, और इसको फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करने के लिए इसके एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। इसमें 3 जो टर्मिनल होते हैं उसका नाम होता है एनोड, कैथोड और गेट। गेट से हम लोग कंट्रोल करते हैं तो गेट को कंट्रोलिंग टर्मिनल भी कहा जाता है। तो इसको टर्न ऑन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, गेट ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग, DV/DT ट्रिगरिंग मेथड, ये सब इसके मेथड होते हैं इसको टर्न ऑन करने का। तो इसका जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है गेट ट्रिगरिंग मेथड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हिच इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर AF2।
तो हेक्साडेसिमल नंबर में नंबर की जो संख्या होती है वो 16 होती है, 0 से 9 होता है, उसके बाद ए से एफ होता है, टोटल 16 नंबर होते हैं। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो इसको डेसिमल नंबर में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको इसमें 16, इसमें जो बीट नंबर ऑफ टोटल डिजिट होते हैं उसमें 16 होते हैं, 0 से 9 तक होता है और उसके बाद ABCDF तक होता है। तो आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना है, जो भी नंबर दिया होगा आप उसको दाएं से चलना है, यानी AF2 दिया हुआ है तो आपको 2FA लेना है, उल्टा चलना है, सिर्फ इसी बात को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको 16 पर पावर 0, 16 पर पावर 1, 16 पर पावर 2, इसी तरह बढ़ाते जाना है और इधर दाईं ओर से चलना है 2FA और इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, यानी कि 2 है तो 16 पर पावर 0 से गुना करेंगे, F है तो 16 से पावर 1 से गुना करेंगे, A है तो 16 पर पावर 2 से गुना करेंगे। और इस सब का वैल्यू भी आपको याद रखना होना चाहिए। A का वैल्यू कितना होता है, F का वैल्यू, तो A का वैल्यू 10 होता है, F का 15 होगा। तो आप सिंपली देख सकते हैं फिगर में 16 पावर 0 गुना 2, 16 पर पावर 1 गुना 15, 16 पर पावर 2 गुना 10, तो इन सबको जोड़िएगा तो आपको 2802 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 2802। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर इन केल्विन फॉर लेड बिलो व्हिच इट शो सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी जो है एक फेनोमेनन होता है जिसमें जो ये कंडक्ट करता है उस समय उसका रेसिस्टेंस जो है 0 हो जाता है। तो ये एक टेम्परेचर होता है, उससे बिलो जाने पर ये फेनोमेनन होता है। तो लेड के लिए हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसका वैल्यू याद रखना चाहिए और याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सारे डाटा बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लेड के लिए कितना होगा, तो लेड के लिए होता है 7.2 केल्विन, आपको याद रखना है, इसका वैल्यू 7.2 केल्विन होता है। इसके नीचे ये सुपर कंडक्टिविटी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीजल पावर स्टेशन, एफिशिएंसी ऑफ, इसका एफिशिएंसी पूछ रहा है डीजल पावर स्टेशन का। तो डीजल पावर जो स्टेशन होता है ये पीक लोड पे काम करता है, ये आपको याद रखना है, डीजल पावर पीक लोड पे काम करता है। और इसका ये जो किस साइकिल पे काम करता है ये भी आपको याद रखना है, ये डीजल साइकिल पर काम करता है। जैसे कि अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट रैंकलिंग साइकिल पर काम करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थर्मल पावर प्लांट किस साइकिल पर काम करता है, तो रैंकलिंग साइकिल। लेकिन ये जो डीजल पावर है डीजल साइकिल पर काम करता है, इसका एफिशिएंसी जो होता है कम होता है और इसको बेस लोड इसको बेस लोड पर काम नहीं करवाते हैं, इसको जो है पीक लोड पर वर्क करवाते हैं और इमरजेंसी के कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो एफिशिएंसी होता है वो 35 से 42% होता है। तो ये भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन ही है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन डिग्री ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर अरेंजमेंट। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है 180। तो 3 अरेंजमेंट होते हैं ट्रांजिस्टर में। ये जो होता है कॉमन बेस होता है, कॉमन इमिटर होता है, कॉमन कलेक्टर होता है। तो इन तीनों कंडीशन में आपको इनपुट और आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस याद होना चाहिए। अगर कॉमन बेस की बात करें तो कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। अगर कॉमन इमिटर की बात करें तो कॉमन इमिटर में 180 डिग्री होता है। अगर कॉमन कलेक्टर की बात करें तो कॉमन कलेक्टर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो बस एक ही कंडीशन में 180 होता है, वो होता है कॉमन और कॉमन इमिटर अरेंजमेंट में। तो वही पूछा गया, तो कॉमन इमिटर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अल्टरनेटर इन ए सिस्टम पावर स्टेशन। ऑप्शन ए इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी इट कन्वर्ट्स heat energy into mechanical energy, ऑप्शन सी इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें अल्टरनेटर का क्या काम होता है वो पूछा है। तो दो अल्टरनेटर क्या होता है, अल्टरनेटर पर हम लोग मैकेनिकल सप्लाई देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम थर्मल पावर के प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में स्टीम जो बनता है उसी स्टीम के प्रेशर से हम लोग मैकेनिकल पावर देते हैं टरबाइन पे, अल्टरनेटर के
टरबाइन पे, और वो जो है मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो इसमें पूछा गया अल्टरनेटर का क्या रोल है, तो अल्टरनेटर का सिंपली रोल होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर हीटिंग प्रोसेस, ऑप्शन बी है थर्मल आयन रिलीज प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है रेसिस्टेंस हीटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। तो इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है, जैसे आप ट्रांसफार्मर में पढ़े होंगे कि अल्टरनेटिंग सप्लाई एक वाइंडिंग में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसका करंट होता है और करंट के कारण अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है, और यही अल्टरनेटिंग फ्लक्स जब दूसरे कॉइल को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और सर्किट क्लोज होने पर उसमें एक करंट होता है। तो उसी तरह सेम प्रकार का इफेक्ट यहाँ भी होता है कि जब सप्लाई देते हैं अल्टरनेटिंग, तो उस अल्टरनेटिंग सप्लाई से करंट अल्टरनेटिंग होता है और करंट से एक फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है, और यही फ्लक्स जो है जिस मेटल को हम लोग हीट करेंगे उसमें लिंक करता है, जिसके कारण उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और ईएमएफ के कारण फिर से एक करंट होता है, और इसी करंट के कारण उस मेटल में जो है हीट जनरेट होता है। तो ये जनरली जो मेटल होते हैं मेटल के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें ये किस वर्क पर प्रोसेस करता है, किस प्रिंसिपल पे, तो वो जो प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल होता है। तो इंडक्शन हीटिंग जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हीट प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन इन नोडल एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्किट हैविंग 4 नोड। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो नोडल एनालिसिस क्या होता है, एक मैथमेटिकल टूल है जिसके द्वारा किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम नोड पर वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग किसी नोड पर आने वाले सभी करंट को हम लोग नोड वोल्टेज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और नोड वोल्टेज कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद हम लोग नोड वोल्टेज का मान ज्ञात कर लेते हैं और उससे किसी भी ब्रांच में करंट या वोल्टेज ज्ञात करते हैं। तो नोड वोल्टेज में जितने नोड होते हैं उससे एक कम नोडल इक्वेशन होता है। अगर 5 नोड है तो 5 से कम यानी 1, 4 नोडल n-1, यानी कि अगर n नोड है तो उसमें जो नोडल इक्वेशन होगा n-1 होगा। तो इसमें दिया हुआ है 4 नोड है तो 4 में 4-1 यानी 3 नोडल इक्वेशन होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट इज द टोटल एनोड ऑफ SCR इन द इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम द 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ SCR। ऑप्शन ए है द सम ऑफ बोथ बेस करंट, ऑप्शन बी है द सम ऑफ बोथ कलेक्टर करंट, ऑप्शन सी है द सम ऑफ बेस करंट ऑफ T2 एंड कलेक्टर करंट ऑफ T1, ऑप्शन डी है सम ऑफ द बेस करंट T1 एंड कलेक्टर करंट ऑफ T2। तो इसका आप फिगर देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर को हम लोग जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है इसमें 2 SCR का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें हम 2 ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप 2 ट्रांजिस्टर, एक PNP है एक NPN है, और पहले ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट है, और पहले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से करंट है। तो ऊपर में जो एनोड करंट देख रहे हैं वो SCR का एनोड करंट हो जाता है, और नीचे में जो कैथोड देख रहे होंगे आप लोग ये SCR का कैथोड करंट हो जाता है, और एक P देख रहे होंगे वो गेट टर्मिनल होता है। तो क्वेश्चन पे फिर से आ जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया टोटल एनोड करंट। तो टोटल जो एनोड करंट होता है वो होता है दोनों के देख सकते हैं आप फिगर में कलेक्टर करंट के बराबर सम के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सम ऑफ बोथ कलेक्टर करंट। फिगर में आप देख सकते हैं दोनों का जो कलेक्टर करंट, पहला ट्रांजिस्टर T1 का जो कलेक्टर करंट है और दूसरे का भी जो कलेक्टर करंट है उन दोनों का योग होता है एनोड करंट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट रिस्पेक्टिवली फॉर रेसिस्टेंस
रेसिस्टर R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, R3 इक्वल टू 1 ओम। ये तो सिंपल से 3 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं सीरीज में और पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो सीरीज में आप लोग सब जानते होंगे, तीनों को जोड़ दीजिए तो 4 2 6 7 हो जाएगा। और पैरेलल में भी आप लोग जानते होंगे, तो पैरेलल में जो वैल्यू होता है वो सबसे छोटा जो रेसिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। तो पहला लेकिन 7 होगा और दूसरा को पैरेलल में आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस इंटेंसिटी, ऑप्शन सी है वेवलेंथ, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी। तो कैंडेला जो होता है वो लुमिनस इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, क्या यूनिट होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। और लुमेन जो होता है, लुमेन फ्लक्स का यूनिट होता है। तो इन दोनों का आप लोग को ये दोनों याद रखना है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आप कुल कितना क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर लिख दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर मैंने जो ट्रिक होता है याद करने का वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको एक सिंपल से ट्रिक से बहुत चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। और जिस टॉपिक पर मैंने बनाया वो भी अच्छे टॉपिक हैं, उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को जाकर जल्दी से देख लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए हैं, आप उसे भी जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सब प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और आप अपना स्कोर भी देखिए, आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और उस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए।